सक्सेसफुल पर्सन या सक्सेसफुल बिजनेसमैन की आदतें कौन सी होनी चाहिए? अपनी जिम्मेदारी खुद से लेना, किसी के भरोसे नहीं रहना, टाइम को वैल्यू दे करके काम करना, अपने काम को लगातार अपडेट करना। जैसे कोर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, BBA, MBA, BCom है, MCom है, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड कोर्स होते हैं, तो क्या वो चीज़ें सब मार्केट में काम में आती है? देखिए वो किताबी ज्ञान होता है और भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे पहले क्या हुआ था, पहले कैसे होता था, पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, वो पढ़ाते हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आएगी, क्या अपडेट्स होंगे, वो बताना चाहिए। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है रोहित पाटीदार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आपने पिछला मेरा पॉडकास्ट देखा था, बहुत ही शानदार पॉडकास्ट था। उसके अंदर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए थे। जो मैंने पॉडकास्ट लिया था पंकज जी पाटीदार का। मैंने पहले बोला था कि पंकज जी पाटीदार नॉलेज का एक गोदाम है, खजाना है, तो उस गोदाम में से हम ज़्यादा नहीं निकाल पाए थे। तो आज वापस हम उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी नई चीज़ें सीखने के लिए हमने वापस उनको इनवाइट किया है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सीखा था, बिजनेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, और काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी थी। आज वापस मैंने इन्वाइट किया उनको। सर, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू सर। काफ़ी नई चीज़ें सीखी थी, काफ़ी आपने विस्तार से आंसर दिए थे, काफ़ी डिटेल में जो आंसर दिए थे बहुत अच्छा लगा था। और पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी शेयर्स आए और काफ़ी अच्छे कमेंट आए उसके पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सर, आज हम वापस एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप जैसे लोगों के पॉडकास्ट करते हैं, दो अदर पर्सन के, तो आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का पॉडकास्ट करते थे, एक बार करते, पर मुझे सौभाग्य मिला 2 बार पॉडकास्ट करने का आप ही के साथ, और हो सकता है कि अभी अपन तीसरा पार्ट भी करें इसका। तो सर, जो पहले पॉडकास्ट किया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ को टच किया था और पर्सनल लाइफ के बारे में जाना था ज़्यादा से ज़्यादा, और उस पर्सनल लाइफ से जो यूथ है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए अपने आप, और क्यों वो भी सेम उस प्रॉब्लम में आज है जिस प्रॉब्लम में आप थे पहले, जिस प्रॉब्लम से आप निकले, तो काफ़ी अच्छे आपने आंसर दिए थे जी। तो आज मैं टॉपिक जिस पे कवर करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पे, जॉब पे, बिजनेस पे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा। तो आप तैयार हैं? यस, बिल्कुल। तो सर, एक प्रश्न आपसे करता हूँ कि जॉब बेहतर है या बिजनेस करना बेहतर है? देखिए, एक थिंक होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं तो बेटर है बिजनेस, क्योंकि हर कोई चाहता है मोटा पैसा कमाना, मोटा अपना नाम कमाना और एक ब्रांड बनना। लेकिन उसके लिए जो संघर्ष होता है, जो समय देना पड़ता है, जो प्रक्रिया होती है बिजनेस को करने की, उसके लिए हर कोई व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। और इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस की बजाय वो जॉब में जाता है और जॉब को एक सिक्योर लाइफ मानता है। लेकिन जॉब में लाइफ सिक्योर है, पर कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो सपने पूरे कर दे। एक जॉब जो होती है, जॉब माइंडसेट का व्यक्ति अपने आप को सिक्योर रखने के लिए बड़ी रिस्क नहीं ले पाता है ना, और वो टाइम नहीं दे पाता है, संघर्ष नहीं झेल सकता है, इसलिए वो जॉब में जाता है। बाकी बिजनेस मेरे हिसाब से बेटर है, क्योंकि बिजनेस में 5 साल की मेहनत, 8 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत इतनी हो सकती है। उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, फंड की दिक्कत आ सकती है, आपको टीम की दिक्कत आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, लॉस होते हैं। पर यही एक्सपीरियंस जो होते हैं पिछले 2, 4, 5 साल के, उस एक्सपीरियंस के बेस पे कहीं ना कहीं ऐसा मौका आता है कि आप सक्सेस हो जाते हैं और बिजनेस से आप बहुत आगे जा सकते हैं। नौकरी एक सिक्योर लाइफ के लिए बहुत बेटर है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। जब तक आप अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना चाहते हैं तो नौकरी बेटर है। सर, जो पिछला पॉडकास्ट किया था उसमें एक बहुत अच्छी एक बात आपने शेयर करी थी, डॉक्यूमेंट करने की, डॉक्यूमेंटेशन करने की। फोटोग्राफी के ऊपर मेरा क्वेश्चन था, फोटोग्राफी बिजनेस का। तो आपने बोला कि हर बात को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो मैं भी अपने फैमिली बिजनेस में हूँ, फर्नीचर का बिजनेस है। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी कि प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे माल उधार दिया जाता है, सारा माल जाता है उधार, होलसेल में सारा बिजनेस उधार का होता है। जब वो माल जाता है तो जैसे 50,000 का माल गया, फिर 25,000 का गया, तो पार्टी ने जैसे पेमेंट दिया, कभी 10,000 दिया, कभी
5 हजार दिया, कभी 15 हजार कैश में दिया, कभी 20 दिया। उसके बाद फाइनली कभी वो पार्टी बोल देती कि मैंने आपको तो उस दिन भी तो 10,000 रुपये दिए थे, उस दिन भी तो आपको मैंने 15,000 रुपये दिए, ये वाला माल कब आया? तो वो हर बात में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि अपने पास पूरा वो रहता नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, जैसे हर एक चीज़ अगर व्हाट्सएप पे डिटेल में नहीं डालते हैं उसको, व्हाट्सएप में डिटेल में, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो पार्टी कभी बोल देती कि मैंने 10,000 रुपये तो आपको उस दिन भी दिए थे, ये 5,000 का जो आपने बिल भेजा ये माल तो आया ही नहीं दुकान पे, जो 15 दिन में। तो ऐसी प्रॉब्लम फेस बिजनेसमैन करते हैं। यस, बिजनेसमैन ऐसी प्रॉब्लम जब फेस करते हैं, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी हो गई है, नए नए एप्लीकेशंस हो गए हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं, और डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो बहुत इजी हो गया है। डे बाय डे आप अपडेट रह सकते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि आपका आज दिन भर में कितना पेमेंट आया है, कितना गया है, कितना माल बिका है, कितना बिकने वाला है, कितना स्टॉक है, वो डे बाय डे आपके पास फाइनल रिज़ल्ट होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मेट होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और इन चीज़ों को ऐसे मेंटेन कर सकते हैं कि आप एक क्लिक पे किसी भी कस्टमर का, किसी भी क्लाइंट का पूरा बायोडाटा निकाल के और आपके सामने आ जाएगा, कितना पैसा जमा है, कितना कैश है, कितना अकाउंट है, कितना चेक्स हैं, वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हो गया। टेक्नोलॉजी ने जो अपडेट दिए हैं उसका यूज़ करेंगे तो ये सारी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सर आप ये आपने अभी तक पॉडकास्ट में बताया कि 3 साल 5 साल की जर्नी रहती है बिजनेस की, स्टार्टिंग इतने साल बिजनेस करना चाहिए, इतने साल करने के बाद उस बिजनेस एक सिक्योर हो जाता है, सेट हो जाता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं देखा गया जो बिजनेस पुराने भी है, 10 साल के भी, 15 साल 20 साल भी हो गए हैं, या फैमिली बिजनेस में भी है, तो कहीं ना कहीं उनको चैलेंज, कॉम्पिटिशन का बहुत चैलेंज आता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि परिवर्तन दुनिया का एक नियम है, परिवर्तन आता है, उतार चढ़ाव आते हैं, समय बदलता है, रिक्वायरमेंट्स लोगों की बदलती है, ट्रेंड्स बदलते हैं, तो हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे होता है। अब जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो बड़े क्राइसिस देखने को मिलते हैं हर बिजनेस में, और इन क्राइसिस को मैनेज करने के लिए आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुरंत आपको डिसीजन लेना होता है कि चेंज करना है प्रोडक्ट, पैकेजिंग, है ना। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं प्राइसिंग से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। आपको आपकी क्वालिटी से कंपटीशन करना है, आपकी यूनिकनेस से कंपटीशन करना है ना। आप कुछ अच्छा और नया देने की कोशिश करें जिससे आप मार्केट में बने रहें, है ना। परिवर्तन जो होते हैं मार्केट के उनको स्वीकार करें, उनको जो चैलेंजेस आते हैं उनको समझें और उन पे काम करें, तो आपको बड़े उतार चढ़ाव का सामना तो करना पड़ेगा, पर जल्दी ही वहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। सर ये जो आपने आंसर दिया, बहुत शानदार आंसर दिया, बहुत सटीक आंसर दिया कि हर एक बिजनेसमैन प्राइसिंग के ऊपर करने की कंपटीशन करता है, वैल्यू के ऊपर कंपटीशन करना चाहिए, यानी कितनी ज़्यादा हम वैल्यू दें। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक सक्सेसफुल पर्सन या सक्सेसफुल बिजनेसमैन की आदतें कौन सी होनी चाहिए? सक्सेसफुल पर्सन जो होता है, सक्सेस वो बाद में होता है, पहले उसकी आदतें बेटर होनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी खुद से लेना, किसी के भरोसे नहीं रहना, टाइम को वैल्यू दे करके काम करना, अपने काम को लगातार अपडेट करना, किसी भी काम को काम समझ के और जितना बेटर हो सके उतना अच्छे से करना, अपना 100% देना, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो। इसी प्रकार से और भी ऐसी हैबिट्स होती है जैसे लर्निंग, लगातार अपने काम को अपडेट करना, अपडेट रहना, है ना। मार्केट के हिसाब से चलना, ट्रेंड के हिसाब से चलना, ये सारी हैबिट्स जो होती है एक सक्सेसफुल पर्सन में होना चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में खुद भी सक्सेस बन जाए। सर मेरे ज़्यादातर रिलेटिव गांव के अंदर रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो आपके भी रिलेटिव गांव में ही होंगे, विलेज में। तो मैं वहाँ पे यूथ को देखता हूँ, यूथ की मतलब ऐसी सोच है यूथ की, मतलब उनकी सोच जैसे जिस माहौल में वो रहते हैं उससे उनकी माहौल से सोच आगे बढ़ती नहीं। जैसा जिस माहौल में रहते हैं तो माहौल का बहुत असर रहता है अपनी सोच के ऊपर रहता है। तो हमको कैसे करके उस माहौल से बाहर निकल सकते हैं? देखिए, आपने सही क्वेश्चन किया है कि माहौल जैसा रहता है वैसा हमारा आदतें हमारी बन जाती हैं और हमारी हैबिट्स भी वैसी होती है, और हमारी पूरी दिनचर्या जो है उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाती है। हमको अगर चेंजेस लाना है तो हमको माहौल, हम खुद से यहाँ का माहौल चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हमको उस माहौल से सबसे पहले दूर जाना पड़ेगा। अगर
दूसरे माहौल में जाना है तो इस माहौल से निकल के और नेक्स्ट माहौल के बारे में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे होता है, क्या होता है। जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहें, जिस भी माहौल में आपको जाना है उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद में थोड़ा सा मेंटली आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी, आपको आपके विचारों को परिवर्तित करना पड़ेगा। आप जो सोचते थे वो नहीं सोच के और जो आगे करना है उसके बारे में सोचेंगे, है ना। उन लोगों से मिलें जो आपके उस काम से रिलेट करते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। उन लोगों के बीच में बैठें, उन लोगों को सुने, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करें, अपनी पुरानी जो आदतें हैं उनको सुधारें और नई जो आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनको अपने साथ शामिल करें ताकि आप उस माहौल से दूर होते होते एक नए माहौल के करीब जाते जाएंगे। सर, गोल सेटिंग लाइफ में कितना जरूरी, लक्ष्य बनाना कितना जरूरी है लाइफ के अंदर, कि बिना लक्ष्य से भी लाइफ चल सकती है? देखिए, लाइफ तो बिल्कुल चल सकती है। लाइफ को अपने एथिक्स पे चलाना, अपने हिसाब से चलाना है तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। आप विदाउट गोल कोई भी काम करेंगे तो आप उस काम में वो एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे, वो प्लान्स नहीं कर पाएंगे, उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। गोल एक आपका मोटिव हो गया है। क्यों हो गया? जब आप कोई काम करते हैं तो आपको ये पता होगा कि मुझे क्यों करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा संघर्ष करने हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करने हैं, तो आपको पास उस क्यों का आंसर है कि वो गोल मेरे को प्राप्त करना है, हासिल करना है, वो मंजिल तक मुझे पहुंचना है। और अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो आप बोलेंगे मेहनत क्यों करना, ज़्यादा संघर्ष क्यों करना। इतनी मेहनत, इतने संघर्ष, इतना स्ट्रगल करने के लिए कोई मोटिव होना ज़रूरी है। इसलिए अपना एक गोल बनाएं। गोल छोटा भी हो सकता है, गोल बड़ा भी हो सकता है। उस गोल के हिसाब से आप चलें, रास्ते क्लियर होंगे। आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा कौन? वो गोल। इसलिए गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ चल सकती है बिना गोल के भी और गोल के भी। बाकी अच्छी लाइफ गोल सेट करने के बाद चलेगी। सर, वैसे आपने जैसे गोल सेटिंग की बात करी, तो अब गोल सेटिंग में तो जैसे 1 जनवरी को रिजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं रोज़ अब 1 जनवरी से इस साल 2025 में रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, योगा करूँगा, मैं रोज़ घूमने जाऊँगा, रोज़ मेडिटेशन करूँगा, रोज़ पढ़ाई करूँगा। ऐसे काफ़ी गोल्स बना लेते हैं। क्या होता है उन गोल्स का? आपको भी बताया, 5 जनवरी को 5 दिन में सारे टूट जाते हैं, सारे लक्ष्य टूट जाते हैं। तो फिर वैसे गोल बनाने का मतलब क्या निकला? देखिए, इनको मैं गोल नहीं मानता। गोल किसे कहेंगे कि मुझे ये स्थान प्राप्त करना है, ये चीज़ हासिल करनी है, ये पोजीशन मुझे चाहिए, वो आपका गोल। उस गोल को पाने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके रूटीन में होना चाहिए। कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपकी आदतें होनी चाहिए। आदतों के लिए 1 दिन 2 दिन नहीं, कम से कम 2 महीने 6 महीने आपको उस पर काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे उनको बदलना पड़ेगा। आदतों में आपकी सुधार होगा, आपके नियम जो हैं वो बनेंगे नए, आप एथिक्स बनाएंगे, अपने सिद्धांतों पे आप काम करेंगे, तो वो जो गोल है उस तक पहुंचने में आपको बहुत आसानी होगी। ये शुरुआत है, फार्मूला है, फॉर्मेट है गोल तक जाने के लिए। सर, जैसे आदतों की बात करी आपने कि गोल लक्ष्य से बड़े आदत है, लक्ष्य से बनाए उससे पहले आदतें बनाना चाहिए। हाँ, देखिए, लक्ष्य पे जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जाएंगे कैसे, है ना। और जाने के लिए अगर आपको सुबह जल्दी उठ के और किसी काम को करना है, रात को देर तक जग के आपको किसी काम को करना है, बिना खाए आपको कोई काम करना है, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ तक जाना है। तो ये भी आपकी रूटीन्स हैं जिसमें आपको ये सारी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेंगे। उसके बाद आपको अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है ना। अच्छा खाना पीना ज़रूरी है, बुरी आदतों से दूर रहना ज़रूरी है। आपका समय जो है फिक्स होता है, आपका खाने का टाइम, आपका उठने का टाइम, सोने का टाइम, ये सारी चीज़ें। तो ये नियम है जो कि डिसिप्लिन बनाते हैं, है ना। एक व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन लाते हैं और डिसिप्लिन के आधार पर अगर कोई व्यक्ति चलता है तो डेफिनेटली वो गोल के करीब जाता है। पहले गोल तक कब जाएंगे आप? जब आप कोई रास्ता बनाएंगे और रास्ते में ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जीवन की दिनचर्या हैं, इन चीज़ों से ही आप वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद वो आपको मिलेगा।
जैसे आप हर चीज़ में वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू आप बहुत ऐड करते हैं, मतलब आपके बिजनेस के अंदर जितने भी बिजनेस मैंने आपके देखे हैं, क्लिक प्रोडक्शन है, पॉडकास्ट का जो बिजनेस है, सारे बिजनेस के अंदर फोटोग्राफी है, तो सारे में हम वैल्यू आप अच्छी देते हैं, कस्टमर को कहीं ना कहीं वैल्यू देते हैं, क्लाइंट को। अब वैल्यू आप देते हैं तो कोई अपनी लाइफ के अंदर कोई पर्सन है जो वैल्यू बढ़ाना चाहता है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, तो उसको क्या करना चाहिए जो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर वैल्यू बढ़ाना चाहे? तो वैल्यू बिजनेस की भी होती है, वैल्यू प्रोडक्ट की भी होती है, वैल्यू इंसान की भी होती है, ठीक है, वैल्यू समय की भी होती है, हर चीज़ की वैल्यू होती है। तो हम जो भी काम करें सबसे पहले हमें वैल्यू समझना होगी, हम जो काम कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप 12 घंटे दे के काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 30 से 35 हज़ार है। कोई 5 घंटे दे के काम कर रहा है और उसकी सैलरी 4 से 5 लाख है, मतलब वो समय कम दे रहा है, पैसा ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब वो किसी काम को वैल्यू दे रहा है, वो जो काम कर रहा है उसकी वैल्यू है, ठीक है। और आपको 35 हज़ार इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू वो है। तो वैल्यू प्रोडक्ट की भी होती है कि आप 400 का जूता देखते हैं मार्केट में, 4000 का देखते हैं, ऐसे हर प्रोडक्ट में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसमें क्या खर्चा किया है, उसमें क्या मटेरियल है, उसका क्या है, वो किस ब्रांड का है, तो उस ब्रांड ने उसकी वैल्यू क्रिएट करी, अच्छा प्रोडक्शन करके, अच्छा माल लगा के, है ना, उसकी मजबूती, उसका लुक, उन चीज़ों से उसकी वैल्यू बनाई, तब जाके और वो 40,000 50,000 का है। ऐसे ही इंसान की वैल्यू होती है, प्रोडक्ट की होती है, ये सारी चीज़ों में वैल्यू पहले ध्यान में रखना चाहिए किसी भी इंसान को। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे जीवन में दोस्त बहुत होते हैं, पर एक दो दोस्त कैसे होते हैं जिनको हम वैल्यू देते हैं, उनकी कोई वैल्यू होती है, हालांकि सबकी होती है, पर स्पेशल कुछ माइंड में आता है ना किसी को देख करके, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या योगदान है, उस व्यक्ति का क्या सिद्धांत है, क्या एथिक्स है ना, वो सारी चीज़ें उसकी वैल्यू क्रिएट करते हैं और उसी पे हम समझ के और उसकी वैल्यू करते हैं। बाकी लोग भी किसी की वैल्यू करते हैं, तो वो वैल्यू बनाने वाला खुद व्यक्ति वही होता है, दूसरे नहीं होते। क्या सोशल मीडिया से भी किसी पर्सन की वैल्यू बढ़ती है? यानी सोशल मीडिया से कि अच्छी पोस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अच्छी वीडियो डाल रहा है, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगी? हाँ, सोशल मीडिया से भी आपकी वैल्यू बनती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो काफ़ी लोग सोशल मीडिया से बने हैं, और आप कोई अवेयरनेस से लेकर के कोई जानकारी वाले पोस्ट वीडियोस बना रहे हैं, तो आपकी एक कैटेगरी वैल्यू करेगी जिनको उन चीज़ों की नीड है, इंटरेस्ट है। कोई मनोरंजन की चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट के वीडियोस वगैरह आप डाल रहे हैं, तो वो वाली जो जनता है आपको पसंद करेगी, जिनको ये चीज़ें पसंद है, ऐसा कंटेंट वो चाहते हैं, वो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे कोई सेवा कार्य करते हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी वैल्यू करती है, जिनको ये चीज़ें पसंद होती है। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे वैल्यू अलग अलग चीज़ों की होती है, आपके काम की होती है, उसके बाद में आपके जो जनता आपके पास जितनी होती है उतनी आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। और सोशल मीडिया पे आजकल एक स्टोरी, स्टेटस क्या होता है, स्टेटस औकात, ठीक है। स्टेटस का मतलब औकात होती है, तो व्यक्ति क्या बताता है, मैं क्या हूँ, आज मैं क्या हूँ, आज मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू से रिलेटेड चीज़ है, औकात, है ना, जो व्यक्ति स्टेटस स्टोरी के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। और बहुत से आज ट्रेंड्स चले हैं कि अलग अलग प्रकार से सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए अलग अलग कंटेंट बनाना, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत सारी परेशानियां आती हैं लोगों को, लोग हंसते हैं, कई लोगों पे बातें बनाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी वैल्यू है। वो वैल्यू कम हो सकती है या जीरो हो सकती है। आज स्टार्टिंग में कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करेगा तो वो डांस कर रहा है, हंसी मजाक के वीडियो बना रहा है, तो लोग देख के और हंस रहे हैं, 2 लाइक 3 लाइक आ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या, जीरो, है ना। जब धीरे धीरे ऐसे लोग उससे जुड़ जाएंगे जिन लोगों को वही चीज़ पसंद है, तो 100 के हो गए, 200 के जब फॉलोवर हो गए, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। उस समय फिर वो लोग जो है उसको
देख करके, उसके काम को देख करके वैल्यू नहीं करेंगे, फॉलोवर्स को देख कर वैल्यू करेंगे। तो ये कहानी रहती है। जैसे कई बिजनेसमैन रहते हैं आज भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है, उनके कई अकाउंट्स ही नहीं है, वो पसंद ही नहीं करते सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनके बिजनेस में नुकसान है। हाँ देखिए, पुराने जमे हुए बिजनेस हैं तो हो सकता है कि उनमें नुकसान नहीं है। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें सोशल मीडिया पे नहीं भी आएंगे तो उनके चेन सिस्टम बने हुए हैं, उनकी डीलर्स हैं, उनके मार्केट में नाम है ब्रांड्स के, तो उनको ज़रूरी नहीं है। पर आज जो नए बिज़नेस आ रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उनको ज़रूरी है आना, क्योंकि उनके पास कंपटीशन ज़्यादा है। अलग अलग प्रकार के पुराने बिज़नेस से उनको कॉम्पीट करना है, नए बिज़नेस का सामना करना है ना। तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, अपने सर्विस की ब्रांडिंग खुद को करना पड़ेगी। उसको समझना होगा, अपने प्रोडक्ट को खुद समझ के और लोगों को समझाना होगा आपकी क्या खास बात है, आप में क्या नया है, क्या एपिक हैं आपके काम में, वो लोगों को बताना होगा। अगर आप खुद अपने चेहरे से अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, तो आपका जनता में जो ट्रस्ट बिल्ड होता है और उसके आधार पे आपके काम ज़्यादा बढ़ते हैं, आपकी सर्विसेज लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, और लोग अगर उन चीज़ों से सेटिस्फाई हैं तो वो फिर माउथ पब्लिसिटी जो करते हैं उससे भी आपका वैल्यू बढ़ता है बिज़नेस का, प्रोडक्ट का, सर्विस का। सर आपने माउथ पब्लिसिटी के बारे में बताया, तो माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा अच्छा है कि सोशल मीडिया पे एड चलाएं हम, या वो ज़्यादा बेहतर है? माउथ पब्लिसिटी एक स्लो मोशन है किसी भी मार्केटिंग का। मैंने अगर आपके प्रोडक्ट को यूज़ आज किया है तो मैं कल किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बताऊंगा ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है, फिर वो व्यक्ति 2 को और बताएगा। ऐसे करके धीरे धीरे आज सोशल मीडिया पे अगर मैंने ये चीज़ बोल दी कि यार मैंने आज ये प्रोडक्ट यूज़ किया है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो वहाँ से डायरेक्ट मेरे से जुड़े लोग, आपसे जुड़े लोग तक वो वीडियोस जाएगी ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ट्रेंड है ना सोशल मीडिया का, लोग ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अपना सबसे ज़्यादा समय मतलब सोने के बाद अगर कहीं व्यक्ति समय दे रहा है ना, नींद के बाद में, और अपने जो प्रोफेशन है, जो काम है, उसके बाद में तीसरा टाइम सोशल मीडिया पे दे रहा है। काफ़ी बिजनेसमैन को मैंने देखा है, तो वो खुद अपने बिजनेस के बारे में, जैसे एक बिजनेस कर रहे हैं वो अपना फैमिली का, तो साइड में दूसरा भी बिजनेस कर रहे हैं, तो दूसरे को बता नहीं पाते अपने बिजनेस के बारे में कि ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो, वो समझा भी नहीं पाते। देखिए, बिजनेस को समझाना उसी के बस की बात होती है जिसने बिजनेस खड़ा करा, जिसने प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, अगर मैंने बिजनेस बनाया है, मैंने इसको फैलाया है, और मैं बोल दूं कि आप इसके बारे में बताएं, तो आप उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने अच्छे से मैं बताऊंगा। क्योंकि मैंने इसकी कमियां ढूंढी, उन कमियों को दूर किया, मैंने इसकी अच्छाइयाँ पकड़ी, उन अच्छाइयों को मैं मार्केट में बता पाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि जब पुश्तैनी बिजनेस है उसका मार्केटिंग करने की बात आती है, तो जो लोग होते हैं घर के, जिन्होंने उस बिज़नेस को नहीं बनाया, वो उसके प्रोडक्ट की इतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाते हैं और इतने अच्छे से उनको नहीं समझा पाते हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, अगर मेरी चीज़ है तो मैं उसको कितने कॉन्फिडेंस से अच्छा बता सकता हूँ, और आपकी चीज़ को मैं कितने कॉन्फिडेंस से अच्छा बता सकता हूँ, बहुत डिफरेंस आएगा। तो बहुत मैटर करता है ये कि आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग खुद करें, जब खासकर जब ये बिज़नेस आपने बनाया। जैसे बिजनेसमैन में 2 भाई बिजनेस कर रहे हैं, 2 भाई एक साथ कर रहे हैं, या फादर है और बेटा भी बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ पे डिसीजन पावर नहीं हो पाती कि डिसीजन कौन ले। अब जैसे एक भाई अलग जा रहा है, एक भाई अलग जा रहा है, पिताजी अलग जा रहे हैं, तीनों अलग अलग राय पे जा रहे हैं, तो वहाँ डिसीजन नहीं हो पाता है। इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो उन तीनों को आपस में एक दूसरे को समझना जरूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि बेस्ट डिसीजन मेकर कौन है ना। कोई हार्ड वर्कर हो सकता है, कोई मार्केट में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी कर सकता है ना, तो कोई डिसीजन में भी परफेक्ट हो सकता है ना। अगर आप किसी भी डिसीजन को लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस डिसीजन से मेरे आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, है ना। और प्रॉपर प्लानिंग होती है, किसी भी डिसीजन के लिए समय देना पड़ता है, मीटिंग होना चाहिए, आपस में बैठ करके पूरा पेपर वर्क होना चाहिए, किसका क्या डिसीजन है, उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इसका क्या डिसीजन है, इसका क्या नुकसान, क्या फ़ायदा है, उसके बाद में एक फाइनल डिसीजन होता है, उस पर आना चाहिए। जैसे डिसीजन तो आपने बोला कि एक जने को लेना चाहिए, किसी को भी। अब एक जना जो अच्छा है डिसीजन लेने में, अगर वो डिसीजन ले रहा है, तो अगर उसके डिसीजन अच्छे होंगे, निर्णय अच्छे होंगे,
तो बहुत बढ़िया, कोई नहीं। अगर कहीं ना कहीं उसके डिसीजन से नुकसान होने लग जाएगा तो बाकी जैसे हैं 2-3 जने फैमिली के अंदर, तो वो उसके ऊपर आरोप लगाएंगे। ये भी होता है, वो नासमझ लोगों की पहचान होती है। जब कोई डिसीजन ले रहा है और उसके हिसाब से बढ़िया ही समझ के, और आपने भी यस किया है और वो सही से सही चल रहा है, किसी कंडीशन में किसी बड़े रीज़न से, ऐसी कोई घटना से आपका नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे समझना ये होता है कि वो डिसीजन तो सही था, अगर ये चीज़ नहीं होती तो बिल्कुल सही जा रहे थे। वो तो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा और ये चीज़ें आ गई, और यहाँ पे जो लॉस हो गया है वो हमारी किस्मत में था, क्योंकि डिसीजन सही था। ये चीज़ें समझना होती है। डिसीजन अगर गलत होता है तो डिसीजन के कारण कोई क्राइसिस आते हैं, तब तो आप डिसीजन को गलत मानेंगे ना। दूसरे कंडीशंस बन जाए, दूसरे कारण से कोई नुकसान हो जाए, तो उसको डिसीजन मेकर को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? जैसे बिजनेस के अंदर सर अक्सर ये देखा गया है कि बिजनेसमैन में अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ लॉस होता है, नुकसान होता है, या बिजनेस में मंदी आ जाती है व्यापार के अंदर, तो उसको अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे वो एकदम बिल्कुल बेकार लगता है। देखिए, ये बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, और मार्केट ऊपर नीचे होता है, तब एक बिजनेसमैन है, एक डिसीजन मेकर है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। पूरे बिज़नेस को मैनेज करना, बिज़नेस चलाना, बहुत सारे लोग होते हैं, टीम होती है, उसको वो चलाना, मार्केट देखना है, फंड देखना है ना। तो ये सारी चीज़ें, अगर बिज़नेस ऊपर नीचे होता है तो सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है, और वहाँ से उस व्यक्ति में थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है व्यक्ति जो कि ऑनर होता है, और उसमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ा सा ऐसा डिमोटिवेशन आ जाता है, जिसके कारण वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जो कि गलत हो सकते हैं। तो इसमें स्टेबल होना चाहिए। कुछ समय के लिए आपको जैसा चल रहा है वैसा छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा आपको मैनेज करना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए, चीज़ें क्यों हो रही हैं जो आपके साथ गलत हो रही है, क्यों मार्केट में मंदी हैं, इन चीज़ों को समझना चाहिए। सिर्फ हमारे बिजनेस में या सारी मार्केट को दिक्कत है, वो सारी चीज़ें समझ के और उसको थोड़ा सा रेगुलर होना चाहिए। कम समय में अगर क्राइसिस कम होते हैं तो आपका बिजनेस वापस बैलेंस होता जाएगा, अगर आपने ऐसे डिसीजंस लिए जो कि आपके बिजनेस के, मार्केट के अकॉर्डिंग सही है, तो आप बिल्कुल बने रहेंगे। सर कोई पर्सन है जिसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, घर में जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हैं, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम चल रही, और तो उसके बिजनेस में भी इसका असर पड़ेगा? हाँ, देखिए, कहीं पे भी कुछ भी होता है, जो बिज़नेस ओनर होता है उसके माइंड पे जैसे बाहर का कोई भी इम्पेक्ट होता है, घर का कोई भी इम्पेक्ट होता है, तो बिज़नेस पे भी इम्पेक्ट होता है। क्योंकि जो मेंटली उसकी प्रिपरेशन रहती है वो प्रॉपर कर नहीं पाता है, जो डिसीजंस होते हैं वो समय पे नहीं हो पाते हैं, और बिजनेसमैन जो भी होता है अपने माइंड से चलता है, दिमाग से काम करता है, करवाता है। तो अगर उसका माइंड बैलेंस नहीं है, किसी प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है, किसी बात को लेकर के उसका माइंड डिस्टर्ब है, तो डेफिनेटली बिजनेस पे भी उसका इम्पेक्ट जाता है। जैसे सर बिजनेस में मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक बात करी थी टीम के ऊपर, जो काफ़ी आपने अच्छा आंसर दिया था। तो ऐसा देखा गया मार्केट के अंदर कि अच्छी टीम नहीं मिलती, सीजन में टीम नहीं मिलती, ऑफ सीजन में तो टीम मिल जाती, सीजन में टीम नहीं मिलती। देखिए, हमारे बिज़नेस में तो है सीज़न ऑफ सीज़न, बाकी बिजनेसेस में कोई सीज़न ऑफ सीज़न होता नहीं, बहुत सारे बिज़नेस में। तो हमारे बिज़नेस में तो क्या होता है कि फ्रीलांसर्स होते हैं, हम लोग हायर कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं, और कुछ नए लोग बनते जाते हैं, टीम बढ़ती जाती है। कई लोग ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से उठा सकते हैं हम लोग, जो स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्सेज़ वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोग जुड़ते भी जाते हैं, काम भी बढ़ता जाता है, और कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को लोग अपडेट करते हैं, अपने खुद की पोजीशन भी चेंजेस करते हैं, तो नीचे से ऊपर आते जाते हैं। जैसे कोर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, BBA MBA BCom है, MCom है, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड कोर्स होते हैं वहाँ पे सीखा जाता है। तो क्या वो चीज़ें सब मार्केट में काम में आती है, या मार्केट की एक एजुकेशन अलग ही रहती है? देखिए, वो किताबी ज्ञान होता है ना, वो एजुकेशन सिस्टम है, और भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे पहले क्या हुआ था, पहले कैसे होता था, पहले बिजनेस कैसे होते थे, पहले के
ज़माने में क्या हुआ करता था वो पढ़ाते हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आएगी, क्या अपडेट्स होंगे, क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, है ना, किस हिसाब से बिजनेसेस होंगे, वो बताना चाहिए। ताकि क्या है कि स्टूडेंट जो आज पढ़ रहा है वो आने वाले समय में अपनी जीवन जिएगा, तो उसको उस वाले टाइम की अनुभव होना चाहिए, उस टाइम का जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ होता कुछ अलग है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही आपको वो करना ज़रूरी है, पर इतना समय नहीं लगता है उन चीज़ों में, आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करना होती है। इसके अलावा आप प्रैक्टिकली किसी भी बिज़नेस को करना चाहते हैं तो उसमें जाना चाहें तो किसी के साथ आप एज ए जॉब किसी बिज़नेस में जाएं। खुद का शुरू करने के पहले थोड़ा सा नॉलेज लें, प्रैक्टिकली खुद का भी शुरू करें तो प्रैक्टिकली उसको समझें, कुछ गलतियां हैं तो उस पर काम करें, और अपने आप में जो कमियां हैं उनको दूर करें। और धीरे धीरे आप खुद से अपने आप में कॉन्फिडेंट बनेंगे, आपको नॉलेज रहेगा और आपको जो अनुभव रहेगा उसके आधार पे आप चलते जाएंगे और आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और जैसे देखा जाए तो परफेक्शन, यानी लोग इंतजार करते हैं कोई कोई कि परफेक्ट है ना, हमारे पास हर चीज़ परफेक्ट होगी तभी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तभी हम जॉब स्टार्ट करेंगे, तभी हम ये काम स्टार्ट करेंगे। ना देखो, परफेक्शन कभी भी होता ही नहीं है किसी भी काम में, किसी भी व्यक्ति में, है ना। जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो मुझे उस काम के लिए, मैं वो नया हूँ तो मेरे को परफेक्ट कैसे हो पाऊँगा मैं, और जब तक मैं उस काम को अनपरफेक्ट नहीं करूँगा, उसमें कुछ गलतियाँ नहीं रहेगी तो उसको परफेक्ट कैसे करूँगा। तो शुरुआत में तो आप किसी भी काम को करेंगे तो उसमें गलतियाँ भी रहेगी, उसमें मिस्टेक्स भी होगी, काम भी बिगड़ेगा, लॉस भी होगे, दिक्कतें भी आएंगी, पर उसको धीरे धीरे आप समझते जाओ, गलतियाँ समझते जाओ, उसको काम के एथिक्स, उसके जो अंदर के कहानियाँ हैं उसको समझते जाओ, करते जाओ, आप डे बाय डे परफेक्ट होते जाएंगे। पर 100% या कंप्लीट परफेक्शन आप में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपसे बढ़कर और भी लोग बैठे हैं जो आपसे ज़्यादा उस फील्ड में परफेक्ट है। तो उसको परफेक्शन तो कभी किसी में आ ही नहीं सकता है। डे बाय डे परफेक्ट हो सकते हैं, 100% परफेक्शन का कोई फार्मूला नहीं है मेरी नज़र में। जैसे कि सर मैंने आपके ऑफिस में देखी एक लाइब्रेरी बनी हुई और काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है, बिजनेस से रिलेटेड, मोटिवेशनल, लाइफ से काफ़ी बुक्स रखी हुई है। आप बुक्स भी पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने की भी शौकीन है, तो क्या सर आजकल चला ऑडियो बुक सुनते हैं लोग, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, बुक्स परचेस करना पड़ेगी, बुक्स महंगी आती है, 200-300 रुपए की एक बुक्स आती है, बुक्स नहीं परचेस करते हैं, यूट्यूब पे ऑडियो बुक सुनते हैं। तो आप क्या किसको बेटर मानते हैं, बुक्स को पढ़ना को या ऑडियो बुक को सुनना? देखिए, ये सबके अलग अलग माइंडसेट होता है, आदतें होती हैं। मैं ज़्यादातर ऑडियो बुक सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मैं बुक के सामने कंटिन्यू आधे घंटे से ज़्यादा अगर मैं बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, मेरे को बोरियत होने लगती है, क्योंकि आजकल वो नहीं है अपने आप में कि हम किसी चीज़ को पढ़ें और पूरा उसको समझें, एक एक पेज को। बुक्स पढ़ता हूँ, हाइलाइट्स जो होते हैं, चीज़ें, पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं, जहाँ पे जो ज़रूरत होती है, कभी कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो पढ़ लेते हैं। बाकी ऑडियो बुक्स इसलिए कि हम कुछ और काम करके भी उस काम को कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है ऑडियो बुक। जैसे यूथ में देखा गया है कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहती है, उनमें आत्मविश्वास रहता है बोलने का, कि चाहे वो घर में तो बोल लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, 4-10 लोगों नए लोगों से बात नहीं कर पाते, तो कैसे कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप किया जाए? देखो, कॉन्फिडेंस एक फियर है, उसको दूर करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, फियर क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के फियर होते हैं। तो एक स्टेज फियर है, जो कि लोगों के सामने आप किसी स्टेज पे जाके बोलने की कोशिश करते हैं, आपको एक अलग सा डर लगता है। वो डर ये सोच के लगता है कि यार मैं कहीं गलत ना बोल दूं। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैं ऐसी चीज़ ना बोल दूं जिससे लोगों को दिक्कत हो, या कोई ऐसा खुद में कुछ सोच के, या फिर आपके माइंड में सारी चीज़ें जीरो हो जाती है और वही चलता है वहाँ का, कि यार मैं स्टेज पे हूँ, मेरे हाथ में माइक है, मेरे सामने इतनी पब्लिक है, अब क्या करूँ, अब क्या बोलूँ, है ना। तो वही चीज़ें चलती है, तो माइंड में बोलने लायक कुछ चीज़ नहीं आएगी, और उसी को लो कॉन्फिडेंस कहते हैं। कैमरे के सामने भी कोई बात करना होती है तो ऐसा लगता है कि यार क्या बोलूँ मैं इसके सामने, मतलब मैं कभी गया नहीं हूँ,
और कोशिश करने पे भी नहीं बोल पाते हैं, तो वो फियर को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगा और प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। जब तक आप सेल्फ खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कैमरे के सामने या स्टेज पे या पब्लिक के सामने बोलने की, तो आप में वो फियर बना रहेगा। धीरे धीरे वो कम होगा जब आप उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। सर इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंट है आगे सक्सेस के लिए, करियर के लिए? मेरे लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज तक का, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए सबसे वीक पॉइंट है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। क्यों नहीं आती है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने ध्यान दिया ही नहीं, मैंने ज़रूरी समझा ही नहीं। ठीक है, आज अमेरिका में हम लोग जाते हैं तो क्या वो हिंदी को इम्पोर्टेंस देते हैं? अगर आप जिस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, ऐसा होता है क्या? अमेरिका भी ऐसा बोल दे कि आपको हिंदी आती है तो ये आपकी वैल्यू होगी। वो भाषा वहाँ की है, विदेशों की भाषा है, हमारा हिंदी है और हिंदी से इंग्लिश बना है ना कि इंग्लिश से हिंदी, तो हम तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे ना। और मेरे को मन नहीं लगता है तो मैं अपना समय क्यों खर्च करूँ इंग्लिश सीखने में? मेरी इच्छा नहीं है इंग्लिश को समझने की, तो मैं अपने एफर्ट्स वहाँ लगाऊँ या अपने दूसरे काम को बिल्ड करने में। इसलिए मैंने इंग्लिश को सीखने की कभी कोशिश ही नहीं की। एक आध बार मैंने सोचा कि नहीं यार मार्केट में ज़रूरी है, पर फिर वही बात आ जाती है कि यार सीख भी लेंगे तो क्या होगा, है ना? थोड़ा सा ऊपर से ही जाती है तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए इसको रहने दो, जीरो जो होगा वो हो जाएगा। ऐसे ज़रूरत पड़ेगी, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बने बनाए इंग्लिश वाले ऐसे व्यक्ति को हायर कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे। बाकी मुझे इंग्लिश नहीं आने पे बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं हिंदी को इतना इम्पोर्टेंस देता हूँ, मेरे मातृभाषा है इसलिए। सर इंग्लिश नहीं आती तो उससे भी कॉन्फिडेंस लो रहता है किसी का? हाँ, ये बात इसलिए कहूँगा कॉन्फिडेंस लो इसलिए रहता है क्योंकि माहौल बना दिया ना हमारे हिंदुस्तान में, इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी कि आज जिसको नहीं आती उसका कॉन्फिडेंस लो होगा। आप अगर माहौल नहीं बनाते तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस नहीं लो होता जो व्यक्ति सिर्फ इंग्लिश के कारण पीछे हैं। आज इंग्लिश नहीं आने पे कई लोग जॉब में पीछे हैं, कई लोग बिजनेस में पीछे हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं उस हेजिटेशन से कि यार इंग्लिश नहीं आती है, वो जॉब नहीं देते हैं, है ना? तो ये गलत भी है कहीं ना कहीं मेरी नज़र में कि सिर्फ एक भाषा के लिए उसकी काबिलियत नहीं पहचान पाना सबसे गलत बात है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि भाषा को पीछे छोड़ें, पहले उसका टैलेंट देखें, उसकी काबिलियत देखें, उसको क्या आता है, कितना आता है, उसकी समझ क्या है, उसके विचार क्या हैं, वो देखें और उसको इम्पोर्टेंस दें उस व्यक्ति को। सिर्फ इंग्लिश आने से वो व्यक्ति बेटर नहीं हो सकता है, उसमें बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे वो अच्छा कुछ कर पाएगा। सो इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस लो होना एक माहौल की वजह से है जो कि हिंदुस्तान में इंग्लिश को लेकर के और एक माहौल बना हुआ है। और यूथ के अंदर यूथ को अगर ध्यान देना चाहिए, 20 से 25 साल का कोई यूथ है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या होना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उसको ज़्यादा? देखिए, यूथ को सबसे पहले समझना चाहिए कि अपना इंटरेस्ट क्या है, मतलब खुद का इंटरेस्ट क्या है, जिस चीज़ का वो इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि सॉन्ग, अगर वो सिंगिंग में जाना चाहता है, डांसिंग में जाना चाहता है, राइटिंग में जाना चाहता है, वो बिज़नेस में जाना चाहता है, वो किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो उसके पहले उसने कभी तो सोचा होगा ना मुझे ये चीज़ पसंद है या ये चीज़ अच्छी है। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। उसके साथ ही पढ़ाई के साथ ही उस प्रोफेशन में या उस फील्ड में जाए जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, और धीरे धीरे उसको पढ़ाई के साथ साथ उसको समझने की कोशिश करे, करने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे। जब तक एजुकेशन कंप्लीट होगी तब तक आपको सारा शायद उसका 30-40% एक्सपीरियंस हो जाएगा उस बिज़नेस का, और आप जब से करने लगेंगे तब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। 2-3 साल 4 साल में अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और सर कैश फ्लो की बहुत प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, मतलब क्लाइंट पेमेंट नहीं देते टाइम पे पेमेंट नहीं आ रहा, तो कैश फ्लो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैश फ्लो मतलब बिजनेस का रोटेशन है ना। जब पैसा आता जाता नहीं है तो बिजनेस का रोटेशन रुक जाता है या धीरे हो जाता है। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कैश फ्लो किस कंडीशन में कम हो जाता है? जब मार्केट डाउन होता है,
है ना, कोई क्राइसिस होते हैं, जैसे बड़ी बीमारी होती है या कोई बाढ़ वाली सिचुएशंस होती हैं, फसलें ख़राब हो जाती है किसानों की, ऐसे क्राइसिस के कारण होता है कैश फ्लो का धीमा होना और मार्केट में मंदी। तो उस समय जो भी जहाँ भी जैसा भी है वैसा उसको होल्ड कर देना चाहिए, थोड़ी स्थिरता लानी चाहिए पूरे मार्केट में। उसके बाद में समझना चाहिए कि ये वापस से कैश फ्लो बनेगा कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और ये धीरे धीरे कैसे चलेगा। तो ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है और बिजनेसमैन के हैंड का काम नहीं है। ये हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स लीडर्स हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं कैसे होता है क्या होता है। पर मेरे हिसाब से मैंने जो बोला शायद वो ऐसे होता है। आपका क्या कहना है? सर कैश फ्लो है मार्केट में जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, पेमेंट टाइम पे नहीं आता है। तो टाइम पे पेमेंट किसका पर्सन का नहीं आता है? जो अपनी शर्तों पे जो माल बेचता है, ग्राहक की शर्तों पे माल बेचता है। ग्राहक की शर्तों पे ने खुद की वैल्यू नहीं कर, खुद पास वैल्यू नहीं है। हाँ। जैसे एक फोटोग्राफर है, जो नॉर्मल फोटोग्राफर है, नॉर्मल जनरल फोटोग्राफर है, ज़्यादा उसके पास कोई टीम नहीं है, ज़्यादा बैकअप नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कस्टमर की शर्तों पे, क्लाइंट की शर्तों पे काम कर रहा है। और एक रहता है एक वेल प्रॉपर, है ना, उसको काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, कस्टमर क्लाइंट उसके पीछे आ रहे हैं, उसके पीछे पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो वो अपनी शर्तों पे करेगा, तो वहाँ पे उसके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें कि अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़े, अपनी सर्विस की वैल्यू कैसे बढ़े, आप खुद की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इससे काफ़ी कैश फ्लो बंद नहीं होगा, रुकेगा नहीं, जाम नहीं होगा, मतलब आपका काम चलते रहेगा, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, अपने सर्विस की वैल्यू वैसी बना रखी कि क्लाइंट आएगा आपके पास आगे से। जैसे आपकी प्रोडक्ट की और सर्विस की अच्छी वैल्यू है, हाँ, तो आप आपकी शर्तों पे सारा काम करेंगे बराबर। और आप एडवांस मांगेंगे, मैं इतना पेमेंट लूंगा, इतना आपको देना ही पड़ेगा, इतना तुरंत काम होने के तुरंत बाद देना पड़ेगा, तो देगा। अगर आपके पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, ना आपके पास सर्विस है, ना टीम है, ना प्रोडक्ट है अच्छा ढंग का, तो आप फिर क्या कस्टमर के पीछे भागोगे? कस्टमर ले लेगा आपको पेमेंट ही नहीं देगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, आपसे मेरे को ये चीज़ जानने को मिली का वैल्यू बहुत मायने रखती है इस चीज़ में। सर अभी मैं आपके ऑफिस में आया था, आपसे काफ़ी बात हुई, तो उसमें आपने बताया था कि आपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी अटेंड करें, कई सेमिनार्स वगैरह भी अटेंड किए जो काफ़ी कुछ। तो आप बताइए बिजनेसमैन को कि कौन से प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए, उनसे क्या क्या सीखे जो अगले बिजनेसमैन को बता सकते हैं आप। देखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं और बड़ा बिजनेस के फाउंडर हैं। उनने छोटे बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस के लिए काफ़ी काम किया है, काफ़ी कोर्सेज लॉन्च किए हैं और वो कॉरपोरेट ट्रेनर हैं। बड़े बड़े नेशनल कंपनियों को उन्होंने ट्रेन किया है और उन्होंने एक बाउंस बैक का प्रोग्राम किया था इंदौर में, वो 2 बार मैंने अटेंड किया है। इसके अलावा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स है उनका, जो काफ़ी वैल्यू देता है और मैंने उसको लिया, उसको काफ़ी समझा सुना, आज भी मेरे पास उसकी सब्सक्रिप्शन है, तो उसको भी मैं कभी कभी देखता हूँ, ज़रूरत पड़ने पे उसको समझता हूँ। तो उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली है और मैं देखता रहता हूँ, उनको सुनता रहता हूँ। सर उसमें से प्रोग्राम में से एक लर्निंग आप शेयर करना चाहेंगे जो अच्छी लगी हो कोई? देखिए, उन्होंने एक बात बताई थी एक बार कि आपका जो बिज़नेस है वो किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग आप लोकेशन डिसाइड करो। जैसे कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, प्रोडक्शन का काम है, तो आप ऐसी जगह देखो जहां आपको काम करने में कोई तकलीफ़ ना हो और आप दिन और रात वहां पे काम कर सको, है ना। आप चौराहे पे कोई दुकान ले लेंगे और वहाँ पे रात में शटर खोल के काम करेंगे, आपका काम करने नहीं देगा कौन? पुलिस, गवर्नमेंट, प्रशासन या कोई दूसरी चीज़ें। तो आप ऐसी जगह देखो जहाँ आप बिंदास उस काम को कर सकें। आपका प्रोडक्ट है, आपको मार्केट में दिखा करके बेचना है, तो आप उसकी लोकेशन ऐसी देखो जहाँ पे गैदरिंग हो, पब्लिक हो। आपका जो प्रोडक्ट है वो किस वैल्यू का है, क्या वैल्यू रखता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आपकी लोकेशन क्या होगी। अच्छे हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जाके और आप लो कैटेगरी का माल बेचेंगे, नहीं बिकेगा। और लो या मिडिल क्लास सोसाइटी में जाके और आप हाई प्रोफाइल, हाई बजट प्रोडक्ट बेचेंगे, नहीं बिकेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक शेयर की आपके साथ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं। लोकेशन की बात बहुत सही बताई आपने कि लोकेशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी कि बिजनेस के अंदर कि हम हमारा बिजनेस कहाँ पे डेवलप करें। देखो, लोकेशन का बहुत महत्व होता है अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो।
कोई आपकी शॉप है, मॉल है, दुकान है, तो आपका जो लोकेशन है वो उस सर्विस के, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो जनता है उसके लिए भी बहुत इजी होना चाहिए लोकेशन। जैसे कि आप एक फ्रूट्स वगैरह की कोई शॉप खोलते हैं तो आपको सब्ज़ी मंडी के आसपास, है ना, या आपको सब्जी मसाले या सब्जी से रिलेटेड कोई चीज़ें बेचनी है तो आप उस मार्केट में जाएं जहाँ ऐसे ग्राहक आते हैं, ऑलरेडी ऐसे माल बिकते हैं। आपको क्लॉथ मार्केट में जाना है तो आप क्लॉथ मार्केट में वही लोग मिलेंगे, वही ग्राहक मिलेंगे जिनको क्लॉथ की ज़रूरत है। तो वहीं पे अच्छी सी लोकेशन फाइंड करके और आप अपना सेटअप लगाएंगे और वहाँ कुछ यूनिक देने की कोशिश करेंगे और यहाँ वहाँ प्रचार करेंगे तो वहाँ के आसपास के लोगों को पता चलेगा, वो आप तक आएंगे। लोकेशन का मैटर होता है बहुत। नए स्टार्टअप जो होते हैं वो एकदम फेल हो जाते हैं। 6 महीने साल भर तो बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, रेंट पे जगह भी लेते हैं, ऑफिस लेते हैं, टीम लगाते हैं, खुद पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर फेल हो जाते हैं और बहुत नुकसान में जाते हैं। देखो, नए स्टार्टअप इसलिए ज़्यादा फेल हो रहे हैं क्योंकि उनका जो लर्निंग पॉइंट है वो वीक है ना। उनका विचारधारा है वो शायद कमज़ोर है। वो अपने आप को देखते हैं, मार्केट को देखते हैं और ऊपर ऊपर से देखते हैं, या फिर किसी बिज़नेस को देख करके और वो मार्केट में उतरते हैं और कॉपी करके और काम करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पता नहीं होता है कि इसमें कहाँ नुकसान होगा, कहाँ फ़ायदा होगा, कैसे इस काम को मैनेज करना, और उस कारण भी फेल होते हैं। और नए स्टार्टअप में आप शुरुआती दिनों में एक मोटा पैसा लगा के आप मालिक बन के बैठते हैं। आप बड़ी टीम लगा देते हैं काम करने के लिए, आप खुद से कोई काम नहीं करते हैं। पैसा आपका लगा हुआ है, आपने कुछ मार्केट से उठा रखा है, कुछ अरेंजमेंट कर रखा है। आपको प्रोडक्ट के बारे में या जो चीज़ में आप हो उस चीज़ का अधिक नॉलेज नहीं हो रहा है, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा खर्च हो रहा है। आपको माल लाने ले जाने में, आपको माल खरीदने में, कच्चा माल लाने में कुछ कॉस्टिंग लग रही है। आपका बिज़नेस नया है, आपका स्टार्टअप है, तो आप कम प्राइस में उसको बेचने की कोशिश करेंगे, नए ग्राहक ढूंढेंगे, उसको कम प्राइस में देने की कोशिश करेंगे। तो आपका टोटली कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ा थोड़ा लॉस होता है। तो वो लॉस एक ही जगह होता है बड़ा, आपके बिज़नेस में, आपके प्रॉफिट में से प्रॉफिट कम होता है। आप देखते हैं काफ़ी समय से कम प्रॉफिट या बिना प्रॉफिट के आप सर्वाइव करते हैं क्योंकि आप नए हैं। आप कितना पेमेंट अरेंज करेंगे बाहर से, आप बैकअप में आपने कुछ नहीं रखा होता है, तो उसकी दिक्कत आपको उस समय फेस करना पड़ती है, ठीक है। और ऐसा 1 साल 2 साल होता है, आप मेंटली कमज़ोर होते जाते हैं क्योंकि आपने जो सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। तो फिर धीरे धीरे आपका वो वहाँ से वाइंड अप करने का, स्किप करने का मन होता है और आपको करना भी पड़ता है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। सो आपको ये सारी चीज़ों पे रिसर्च करना चाहिए, सर्च करना चाहिए और लर्न करना चाहिए चीज़ों को। एक्सपीरियंस आपका थोड़ा होना चाहिए कि आपने कहीं किसी के साथ उस बिज़नेस में काम किया है, ऐसा कुछ। तो ऐसे एक्सपीरियंस बेस पे आप स्टार्टअप करें, किसी के कहने से या 2-3 जने मिलके और फंड इकट्ठा कर पार्टनरशिप करके और हम लोग ये बिज़नेस करते वो बिज़नेस करते, तो ऐसे सक्सेसफुल नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर, आपने बहुत सारी बातें बताई, बिजनेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, पार्टनरशिप्स, काफी बातें बताई और काफी कुछ लर्निंग सीखने को मिली और आपने काफी समय दिया, आपके अमूल्य समय के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।